माता पिता के बुढ़ापे का सहारा। आज सुमन आसमान को निहार रही थी क्योंकि उसे आसमान में हवाई जहाज नजर आ रहे थे जो शायद उसके बेटे को उससे कहीं दूर, उसके गांव से दूर लेकर जा रहे थे। आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रही थी। होठ कांपते कांपते रुक जाते हैं क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके आंसुओं का उसके पति दीनानाथ जी को पता न चल जाए। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, दीनानाथ जी, अरे सुनती हो, मैं थोड़ा खेत की तरफ जा रहा हूँ। रामू काका ने मुझे कुछ सलाह के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं है कि तुम कोई और काम करो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खाना खा लो ताकि दवाई खा सको और अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। ऐसा बोलकर दीनानाथ चले जाते हैं और सुमन चुपचाप वहाँ रखे हुए पलंग पर बैठ जाती है। उसे याद आता है कि यह पलंग उसने रवि के लिए खरीदा था जब वह स्कूल में था और उसे सोने में दिक्कत होती थी। आज वह दिन है जब रवि अपने परिवार के साथ कहीं दूर घर बसाने नौकरी ढूंढने जा चुका है। सुमन उठकर किचन की तरफ जा रही है कि उसी समय पर उसकी पड़ोसन सुनैना आ जाती है और पास आकर कहती है, क्या अब तक तुम रो रही हो? अरे उसे गए तो 2 दिन हो गए हैं। अब वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रहा होगा और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। सुमन, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसका ध्यान रखा। उम्मीद नहीं थी कि वह अपने माँ बाप को गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। माँ हूँ, उसकी याद तो आएगी, रोते हुए कहा। सुनैना, अब तुम अपने बेटे को भूलने की कोशिश करो। चला गया वह पंछी अपने पिंजरे को छोड़कर, अब भला वह वापस हमारे गांव में क्यों आएगा? और आएगा भी तो सिर्फ 2 या 4 दिनों के लिए। अरे वह पीछे गली वाली परमिला का भी यही हाल हुआ। उसने तो अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर परमिला की मदद कर पाए, लेकिन देखो ना, बेटा तो वापस आया ही नहीं, मुंह बनाते हुए कहा। सुमन, नहीं नहीं मेरा रवि ऐसा नहीं है। पहले तो वह मेरा बहुत ख्याल रखा करता था। यह बात अलग है कि तब वह बहुत छोटा था। सुनैना, तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो थोड़ी शक्कर लेने आई थी, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। दुकान खुली नहीं है ना? हो सके तो 1 कटोरी शक्कर ही दे दो। सुनैना तो वहाँ से चली गई, लेकिन उसके बातें सुमन के दिल पर जहर सी लग रही थी। उसे मन ही मन यह डर होने लगा कि कहीं सच में ऐसा न हो जाए, रवि वापस ही न आए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। जब रवि का फोन आता, सुमन दौड़कर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती, जहां वह जी भरकर रवि से बात कर पाती। आज रवि का फोन आया। रवि, कैसी हो माँ? तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुमन, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस तेरी आवाज सुन लेती हूँ ना तो दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता है। यह बता, बहू और बच्चे कैसे हैं? रवि, सब कुछ अच्छा है माँ। पता है तुम्हारी बहू ने आज बिल्कुल तुम्हारी तरह आलू के पराठे बनाए, जैसे तुम मुझे बनाकर खिलाया करती थी। बिल्कुल वही स्वाद। मुझे तो ऐसा लगा अब तो मैं इतना टेस्टी पराठा यहीं खा पाऊंगा। सुमन उदास होते हुए, चलो अच्छा है, अब तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। अब तुम सब यहाँ कब आओगे? रवि, माँ बार बार हमें आने के लिए मत बोला करो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। दिन भर की भाग दौड़ करके आपके पास आ जाएंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन भी करवाना है और मुझे अपनी नौकरी की वजह से समय भी नहीं मिलता। अब मैं फोन रखता हूँ, जब समय मिलेगा तब करूँगा। रात होने पर सुमन दीनानाथ से पूछती है, बहू ने अगर मेरी जगह ले ली हो तो भला मेरे बेटे को मेरी याद क्यों आएगी? अब लगता है बुढ़ापा ऐसे ही बिताना होगा। उदास होते हुए बोला, दीनानाथ, सही कहती हो। अब तो रवि का ज्यादा फोन भी नहीं आता और वह अपने काम और परिवार में ही व्यस्त रहने लगा है। इधर रवि को अपनी माँ और बाबूजी की बहुत याद आती है, लेकिन अगर वह अपनी पत्नी को बोलता तो उसे बुरा लग जाता। एक दिन अचानक रवि और उसकी पत्नी का झगड़ा होने लगा। रवि, तुमसे मैं नाश्ता बनाने के लिए कहता हूँ तो तुमसे वो भी नहीं होता। मेरी जो नौकरी थी वह भी छूट गई। अब मैं नई नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने माँ से झूठ कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाया है। उसे कितना बुरा लगा होगा। रवि की पत्नी, अगर तुमने ऐसा कहा है
रश्मि, मैंने तो नहीं कहा था। मैंने अपने जीवन में आज तक आलू का पराठा नहीं बनाया है। मेरे पापा के यहाँ तो मैं बड़े ऐसो आराम से रहा करती थी। मुझे तो वहाँ किचन में जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मुझे लगता है तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, ताने मारते हुए कहा। रवि, अरे मैं तो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था, पर तुम्हारी वजह से मैंने अपने गांव को छोड़ा, अपने शहर में आकर नौकरी ढूंढने लगा। रश्मि, तुम बात बात पर मुझे ताना मत मारा करो। तुम खुद चाहते थे अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आकर बस जाओ। अब तो रवि और रश्मि के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। रवि घर में फोन नहीं करता और अगर घर से माँ बाबूजी का फोन लगाते तो रवि काम का बहाना करके टाल देता। अब उसे भी अपने माँ बाप बोझ लगने लगे थे और वह सोचने लगा जल्द से जल्द वह अपने लिए शहर में नया घर बना ले ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब सुमन और दीनानाथ जी दुखी रहने लगे क्योंकि वह समझ चुके थे उनका बेटा वापस नहीं आएगा और बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाएगा। एक दिन अचानक दीनानाथ जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने खुश होकर सुमन को बुलाया। सुमन, क्या बात है जो आज इतना खुश हो रहे हो? आश्चर्य से पूछा। दीनानाथ, तुम्हें याद है हमारे घर के बगल में 4 कमरे हैं। वैसे भी वहाँ कोई नहीं रहता और हमने इसलिए बनवाया था कि हमारा बेटा अपने परिवार के साथ वहाँ आराम से रह सके। लेकिन अब वह यहाँ नहीं आएगा और इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम उन कमरों को स्कूल और कॉलेज के में पढ़ने वाले बच्चों को किराए पे दे दे ताकि हमारे लिए वह बुढ़ापे का सहारा बन सके और उनकी बदौलत ही हम आगे खुश रह सके। सुमन, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे में उन बच्चों को सहारा मिल जाएगा और उन बच्चों के कारण हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। लेकिन कल को अगर रवि यहाँ आ जाए तो हम उसे क्या जवाब देंगे? सोचते हुए दीनानाथ, जिस रवि ने स्वार्थ के लिए हमें बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस गया, अब तो वह हमें पूछता भी नहीं और ना ही फोन करता है, यहाँ आना नहीं चाहता। हम उसके लिए कब तक राह देखेंगे? उन मासूम बच्चों के कारण ही हम खुश रह सकेंगे और हमारा घर भी खुशहाल रहे। कुछ ही दिनों में उन 4 कमरे में कई सारे बच्चे आ गए किराए पे रहने के लिए और साथ ही साथ खाली समय में सुमन और दीनानाथ जी के साथ आकर बातें करने लगे, जिससे सुमन और दीनानाथ जी को बहुत अच्छा लगने लगा और दिन भर की थकान और दुख दर्द खत्म होने लगा। किसी तरह जब यह बात रवि को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। उसके माता पिता ने ऐसा किया लेकिन वह समझ चुका था उसने भी अपने माँ बाप को छोड़कर अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर किराए पर रहने वाला एक बच्चा आकर कहता है, ताऊ जी, क्या हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए? दीनानाथ, नहीं बेटा, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि जब हम किसी का दिल दुखाते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं जो हमें उस समय समझ नहीं आता। ऐसे में अच्छा होगा अगर हम सबको खुश रख सके तो हमें हमेशा खुश रह सकते हैं और हमेशा उम्मीद उन्हीं से रखो जो तुम्हारी उम्मीद पर खरे उतर सके। बच्चा तो वहाँ से चला गया लेकिन सुमन और दीनानाथ समझ चुके थे कि उनकी खुशी उनके हाथों में ही है और अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है बुढ़ापे के लिए क्योंकि उनका सहारा अब वे खुद ही हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।